जो गाउट प्रॉब्लम्स हैं, क्या ये जेनेटिक होती है? गाउट की प्रॉब्लम जेनेटिक हो सकती है अगर किसी की फैमिली में टेंडेंसी है कि यूरिक एसिड लेवल ज़्यादा रहने की, या किडनी डिसफंक्शन की, या मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स की। उन सिचुएशन में काफ़ी बार एक ही पेशेंट, मतलब एक ही फैमिली के बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं और सबके एक जैसे सिम्टम्स होते हैं, या सबको रिपीटेड अटैक्स ऑफ गाउट पड़ रहा होता है। तो उस सिचुएशन में हम फिर इन्वेस्टिगेट करके देखते हैं कि वो क्या चीज़ कॉमन है इस फैमिली में जिसकी वजह से कि इनको रिपीटेड अटैक्स पड़ रहे हैं। मतलब जेनेटिकली स्प्रेड हो सकता है। जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है, लेकिन कोई बहुत स्ट्रांग भी नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि अगर किसी फादर को गाउट की प्रॉब्लम हो तो बेटे को होगी होगी। और ये भी हो सकता है कि अगर प्रॉब्लम है भी, मेटाबॉलिज्म कुछ हद तक अफेक्टेड है भी, तो भी अगर जैसे बेटे के पानी पीने की आदत है कि पानी खूब पीता है, सुबह उठते ही एक गिलास पानी पीता है या 2 गिलास पानी पीता है, हो सकता है उस बच्चे को उम्र भर ना पता चले कि उसकी फैमिली में इस तरह की टेंडेंसी थी। तो इट इज़ नॉट अ रूल कि अगर फैमिली में रन कर रहा है किसी को गाउटी अर्थराइटिस तो आगे भी रन करेगा ही, ऐसा कोई रूल नहीं है। डॉक्टर, आपको लगता है कि आज इंडिया में गाउट के बारे में लोग इतना अवेयर हैं? नॉर्मली गाउट के बारे में अगर हम अवेयरनेस की बात करें तो इंडिया में सिर्फ जो पेशेंट है जिसको कि ये बीमारी है या जो फैमिली में रन कर रही है उन्हीं को इसके बारे में पता है। ओवरऑल गाउट जो है ये एक जनरल अवेयरनेस का थीम या टॉपिक नहीं है इंडिया में। इसका कारण ये भी है कि किस पेशेंट को या किस फैमिली के लोगों को इसके होने की टेंडेंसी है, अगर हम उनको ही इसके बारे में एजुकेट कर लें तो भी बहुत है। क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि ये हर किसी को होगा ही, या ऐसा भी नहीं कि सारे बियर पीने वालों को हो या सारे नॉन वेजिटेरियंस को हो। और ये नॉर्मली क्योंकि एक एपिसोडिक पेन होता है तो ज़्यादातर लोग जिनको अगर ये हुआ भी उसके बाद वो अपने आप से अगर एक डिसिप्लिन डाइट या एक्सरसाइज रूटीन या फिर स्ट्रेस कम रखना, इन चीज़ों को फॉलो करने लगें तो ये भी हो सकता है उनको भी लाइफ में तो कभी दोबारा ना हो। तो इसलिए ओवरऑल जनरल अवेयरनेस की अगर हम बात करें या पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन गाउट की हम बात करें तो उसकी शायद इंडिया में ज़रूरत भी नहीं है, और सब लोगों को इसके बारे में जानना इतना ज़रूरी भी नहीं है। ओके। और विद टाइम आपको क्या लगता है, ये बीमारी बढ़ रही है या कम हो रही है? विद टाइम मुझे लगता है इस बीमारी का जो सीवियर रूप है वो तो कम हो रहा है, ओके। लेकिन ओवरऑल एपिसोडिक जो प्रेजेंटेशन है शायद वो बढ़ रहा है। और वो इसलिए क्योंकि एक लाइफस्टाइल रिलेटेड मॉडिफिकेशन, मॉडिफाइबल फैक्टर भी है इस डिजीज़ में। जैसे अगर हम स्ट्रेस की बात करें तो स्ट्रेस ऑल्सो इन सम वे कॉन्ट्रीब्यूट्स टू हाई यूरिक एसिड लेवल। क्योंकि जब हम स्ट्रेस्ड आउट होते हैं तो बॉडी में कॉर्टिसोल लेवल्स बढ़ते हैं जिसकी वजह से इस तरह की दिक्कतें बढ़ती हैं। तो अगर हम एपिसोड की बात करें तो वो तो मुझे लगता है बढ़ रहे हैं, लेकिन अगर हम गाउटी अर्थराइटिस या गाउट की वजह से होने वाला इररिपेरेबल डैमेज की बात करें तो वो एपिसोड्स अब कम हो रहे हैं इंडिया में, जो कि 15 साल पहले ज़्यादा थे जब इतनी अच्छी दवाइयाँ नहीं थी, जब लोगों को पता नहीं था। अब मुझे लगता है कि ओवरऑल पेशेंट स्पेसिफिक अवेयरनेस बेटर है, लेकिन जनरल पब्लिक की अवेयरनेस जो है वो अभी भी कम है। वो कम है। मेन और वुमेन किन में ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं? ये मेल्स में ज़्यादा होता है, मेन में। और उसका कुछ एक हार्मोनल रीज़न भी है कुछ हद तक, क्योंकि फीमेल्स में जो ईस्ट्रोजन होता है वो ओवरऑल यूरिक एसिड वॉश आउट और मेटाबॉलिज्म को कम की तरफ रखता है। मतलब फीमेल्स में ईस्ट्रोजन नेचुरली हेल्प करता है यूरिक एसिड निकालने में शरीर से। और मेल्स में क्योंकि ईस्ट्रोजन लेवल्स ज़्यादा नहीं होते, टेस्टोस्टेरोन इज द प्रीडोमिनेंट हार्मोन, तो मेल्स में इसके चांसेस ज़्यादा हैं। और जो अल्कोहल कंजप्शन है वो भी मेल्स में ज़्यादा है। तो इस वजह से, इन दो कारणों की वजह से मेल्स इसके ज़्यादा पेशेंट होते हैं। ओके। और इसमें पेन किलर्स लेना सही होता है? पेन किलर इसमें हम एक्यूट एपिसोड में देते हैं, लेकिन एज अ प्रोफाइलेक्टिक मेजर कि अगर किसी को यूरिक एसिड का दर्द होने का चांस है वो पेन किलर खा ले और फिर मीट खा ले, वो हम एडवाइज़ नहीं करते हैं। ओके। क्योंकि वो उसका कोई इलाज नहीं है। पेन किलर का यूज़ तब है जबकि पेशेंट को दर्द हो रहा हो। जैसे जब कोई पेशेंट आता है एक्यूट फेज ऑफ पेन में, जी। उस सिचुएशन में हम कहते हैं ठीक है, हम आपको पेन किलर भी देंगे या और फॉर्म्स ऑफ एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन भी देंगे, लेकिन वो एक शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, से फॉर 3 डेज और 5 डेज। लेकिन लॉन्ग टर्म पेन किलर की इसमें ज़रूरत नहीं है। अगर पेशेंट मेरी बताई हुई जो 5 चीज़ें उनको फॉलो कर ले तो हो सकता है उसको दोबारा कभी इस तरह का यूरिक एसिड का अटैक पड़े ही नहीं। क्या क्या है वो 5 चीज़ें? 5 चीज़ें, पहले तो पानी अच्छे से पीना है।
अगर आपको यूरिक एसिड प्रॉब्लम इस्टेब्लिश्ड है तो कम से कम आपको 4 लीटर के करीब पानी पीना चाहिए, नहीं तो नॉर्मल इंसान को भी 3 लीटर के करीब। दूसरा, अल्कोहल, खासतौर से बियर नहीं लेनी। तीसरा, आपको रेड मीट या अगर आप मीट खाते हैं उसको आप छोड़ दें तो सबसे अच्छा है। चौथा, अगर आपके केस में आपकी फैमिली में एस्टेब्लिश्ड है कि यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है और आप हाई प्रोटीन डाइट ले रहे हैं किसी भी रीज़न से, जैसे कि बॉडी बिल्डिंग के रीज़न से या किसी भी रीज़न से, अगर आप उसको अवॉइड करें तो भी आपके लिए बेस्ट है। और पांचवी चीज़ है, अगर आप अपना स्ट्रेस लेवल नीचे रख पाएँ। स्ट्रेस लेवल से मेरा मतलब है कि ओकेजनल स्ट्रेस या कोई इवेंट रिलेटेड स्ट्रेस तो आप अवॉइड नहीं कर सकते। अब अगर किसी का एग्ज़ाम है तो स्ट्रेस होगा, एंजाइटी तो होती है, एंजाइटी होगी, लेकिन ओवरऑल काफ़ी सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं हमारे जिनको कि यूरिक एसिड की दिक्कत रही, उन्होंने मेडिटेशन शुरू किया या किसी तरह का योगा शुरू किया, उन सिचुएशंस में हमने देखा है कि वो पेशेंट्स फिर काफ़ी सालों तक सिम्टम फ्री रहे, उनको कभी दोबारा दवाई लेने आना ही नहीं पड़ा। तो स्ट्रेस अपने आप में एक ऐसी चीज़ है कि जो अननोइंगली इस चीज़ के लिए कंट्रीब्यूट करती है। तो ये 5 चीज़ें अगर हम इनका ध्यान रखें तो ज़्यादातर पेशेंट्स जिनको कि रिपीटेड अटैक्स हो रहे हैं यूरिक एसिड की वजह से या गाउटी अर्थराइटिस की तरफ प्रोग्रेस कर रहे हैं, तो वो खुद को बचा भी लेंगे, उनकी दवाइयों की भी रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी और उनको फिर ये भी डर नहीं रहेगा कि अगर मैं कहीं घूमने गया एकदम से अटैक हो गया मेरे को तो मेरा क्या होगा। क्योंकि ऐसी भी सिचुएशंस हुई है, काफ़ी बार लोग अपनी जो फैमिली ट्रिप्स हैं या फ्रेंड्स के साथ ट्रिप हैं वो छोड़ के बीच में वापस आए कि मैं तो गया दोस्तों के साथ घूमने था और वहाँ जाके एकदम से अटैक हो गया और मुझे वापस आना पड़ा। तो उस सिचुएशंस में हम लोगों को कहते हैं कि आप इन 5 चीज़ों को फॉलो करो, आप जहाँ भी जा रहे हो। जैसे ऐसा नहीं कि आप अपनी लाइफ जीनी छोड़ दो, आप दोस्तों के साथ घूमने जाओ, आपको लगता है कि भाई दोस्तों के साथ आज आपको एंजॉय करना है, आप एक ओकेजनल बियर लेना चाहते हो, तो हम कहते हैं फिर आप उसी हिसाब से अपना हाइड्रेशन भी रखो। और अगर आप बियर ले रहे हो तो यू डोंट टेक नॉन वेज, आप दोस्तों की कंपनी भी इंजॉय करो लेकिन अपना ध्यान भी रखो। तो डॉक्टर, जो आपने 5 चीज़ें बताई, आई एम श्योर जितने भी लोग आज के एपिसोड देख रहे होंगे उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली हैं। इसके साथ ही मेरा एक और सवाल है आपसे, जब हम अर्थराइटिस और गाउट की बात करते हैं तो गाउट की वजह से क्या बॉडी के अदर पार्ट्स पे भी कोई असर पड़ता है? गाउट की वजह से, जैसे किडनी है, मेन काम किडनी का है यूरिक एसिड को निकालना। तो अगर किसी भी वजह से यूरिक एसिड बहुत बन रहा है और किडनी उसको उतना एफिशिएंटली नहीं निकाल पा रही है, तो सबसे पहले किडनी अफेक्ट होती है। जैसे यूरिक एसिड स्टोन्स जो होते हैं वो बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं, इसलिए किडनी स्टोन्स के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके सिवा जो इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस हैं बॉडी में वो ट्रिगर होती हैं यूरिक एसिड की वजह से। तो अगर किसी पेशेंट को सपोजिंग रूमेटॉइड अर्थराइटिस है या एंकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस भी है या कोई ऑटो इम्यून इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है बॉडी की और साथ ही यूरिक एसिड भी बढ़ जाता है, तो दोनों चीज़ें मिल के एक बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन बना सकती हैं। उस सिचुएशन में भी हम पेशेंट को ये कहते हैं कि अगर आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है तो आपको अपना यूरिक एसिड कंट्रोल में रखना और भी ज़रूरी है। हम कितनी बार ये भी देखते हैं कि जनरलाइज्ड माइल्जिया जो कि मसल रिलेटेड पेन्स होते हैं वो भी पेशेंट्स में बहुत बढ़ जाते हैं कि अगर यूरिक एसिड उनका एक लिमिट से ज़्यादा बढ़ रहा हो। तो बाकी के ऑर्गन्स को भी ये डैमेज करता ही है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो डैमेजिंग रहता है वो किडनी के लिए और जॉइंट्स के लिए इसका इफेक्ट रहता है। ओके। और इसका कैसे ट्रीटमेंट होता है, क्या ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं? ट्रीटमेंट बेसिकली 3 स्टेजेस में रहता है। पहला तो होता है एक्यूट स्टेज, जब पेशेंट एकदम दर्द के साथ आया, तब हम पेशेंट को कहते हैं कि आपको पैर ऊपर रखना है, अपना बर्फ़ लगानी है, उसमें हिलना डुलना नहीं है आपको। एक्यूट स्टेज में हो सकता है अगर हाइड्रेशन कम हो तो हम आईवी फ्लूइड्स भी चढ़ाएं, हम पेन किलर्स भी दें, कभी कभी हमको स्टेरॉइड्स भी देना पड़ता है अगर पेन बहुत ज़्यादा हो रहा हो। उसके बाद आता है रोल उन दवाइयों का जो कि यूरिक एसिड को शरीर से निकालती हैं या यूरिक एसिड का बनना कम करती हैं। तो ये 2 क्लास की मेडिसिन हैं, वो हम पेशेंट को देते हैं डिपेंडिंग ऑन दी सिम्टम्स एंड दी हिस्ट्री। अगर फैमिली हिस्ट्री है, मतलब फर्स्ट एपिसोड है या सेकंड एपिसोड है या थर्ड है, या अगर कोई कारण है कि क्यों इस पेशेंट को आज ये दिक्कत हुई, तो डिपेंडिंग ऑन दैट इन 2 कैटेगरीज की हम दवाई देते हैं। अब ये दवाई कितनी लंबी देनी है ये इस पर भी डिपेंड करता है कि पेशेंट का फर्स्ट एपिसोड है, सेकंड है, या नॉर्मली यूरिक एसिड का लेवल कितना रहता है। हो सकता है दवाइयाँ हफ्तों देनी पड़े, हो सकता है महीनों भी, किसी किसी को लाइफ लॉन्ग भी देनी पड़ती है। इसके साथ में ट्रीटमेंट में हम ये भी देखते हैं कि वो क्या कारण है जिसने कि यूरिक एसिड को ट्रिगर किया है। जैसे अगर किसी को एंटी कैंसर ड्रग्स चल रही हैं या किडनी की कोई प्रॉब्लम है,
तब तो हम ये मान के चलते हैं कि हमें यूरिक एसिड ना बनने वाली और यूरिक एसिड निकालने वाली दोनों तरह की दवाइयाँ देनी है। तो उस सिचुएशन में इलाज जो है दवाइयों वाला लंबा भी रहेगा और दवाइयाँ काफ़ी भी चलेंगी, हो सकता है दिन में 2-2 दवाई लेनी पड़े। लास्ट सिचुएशन वो आती है कि जब हम ये मान के चलते हैं कि हमने इस एपिसोड को तो कंट्रोल कर लिया है, लेकिन हमें आगे पेशेंट को दिक्कत ना हो उसके लिए क्या करना है। उस सिचुएशन में अगर किसी मेडिसिन से यूरिक एसिड बढ़ रहा हो, जैसे अगर कोई टीबी की दवाई खा रहा है और यूरिक एसिड बहुत बढ़ गया, तो टीबी की दवाई में भी हमको चेंज करना पड़ेगा कि हम वो दवाई बंद करें जो कि यूरिक एसिड को बढ़ा रही है। तो एक तो मॉडिफाइबल फैक्टर है कि जैसे हमने दवाई बदल दी, पेशेंट ठीक हो गया, यूरिक एसिड अब नहीं बढ़ेगा। दूसरा नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर है कि अगर कैंसर की दवाई है तो देनी ही देनी है, रोक नहीं सकते। इन दोनों सिचुएशन में ट्रीटमेंट थोड़ा बदल जाता है। जो 5 चीज़ें मैंने आपको बताई वो तो दोनों सिचुएशंस में लागू हैं, लेकिन मेडिकल पार्ट इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि मॉडिफाइबल फैक्टर है कि नॉन मॉडिफाइबल। कंप्लीटली क्योरेबल है ये? इट इज़ कंप्लीटली क्योरेबल अनलेस देयर इज अ अंडरलाइंग मेटाबॉलिक प्रॉब्लम और सम इशू दैट इज कॉन्स्टेंटली ट्रिगरिंग एक्सेसिव यूरिक एसिड प्रोडक्शन। कॉन्स्टेंट फैक्टर हो गया जैसे कैंसर की दवाई कि हम बंद नहीं कर सकते, देनी देनी है। और नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर या परमानेंट फैक्टर हो गया कोई ऐसा मेटाबॉलिक प्रॉब्लम जिससे कि शरीर में यूरिक एसिड ज़्यादा बन रहा है, जिसको हम रोक ही नहीं सकते, जो कि जेनेटिक भी हो सकता है। तो उन सिचुएशंस में हमारे लिए दिक्कत ज़्यादा बढ़ जाती है या मुश्किल हो जाता है। उन पेशेंट्स का रेगुलर टेस्ट भी होता है, लाइफ लॉन्ग मेडिसिन भी चलती हैं, और फिर भी हो सकता है वो उस लेवल के पेन फ्री ना हो पाए। मतलब एक बार अगर हो गया तो ये फिर भी आपको आगे जाके भी ट्रिगर कर सकता है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं रहता। हम अगर देखें तो 1000 में से 999 पेशेंट ऐसे होते हैं जिनमें कि कोई मेटाबॉलिक रीज़न या कोई किडनी प्रॉब्लम नहीं होती। ओके। तो 999 लोगों को अगर हम 1000 में से देखें तो वो वैसे होते हैं जिनका कि किसी कारण से यूरिक एसिड बढ़ गया, जैसे दोस्तों के साथ पार्टी कर ली। तो उन सिचुएशंस में तो क्या है, वी कैन ट्रीट इट, मे बी वी ट्रीटेड वंस एंड दे गेट ट्रीटेड फॉर लाइफ टाइम, क्योंकि आगे वो ध्यान रखेंगे। इतना सीवियर दर्द हुआ, उन्होंने बोला बस अब हाथ जोड़ लिया, इस दर्द को हम दोबारा नहीं होने देंगे, समझ आ गया एक बार समझ में। आ गया। तो 1000 में से 999 तो एक बार ठीक हो गए तो लाइफ लॉन्ग ठीक रहते हैं, या एपिसोडिक कभी पेन होता है और दवाई की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन 1000 में से वो एक है जिसका हमको लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट, मैनेजमेंट, फॉलोअप करना पड़ता है। बहुत कम ऐसे केसेस हैं। हाँ, तो इसीलिए यूरिक एसिड की प्रॉब्लम एक ऐसी चीज़ है कि हमें उसके लिए जनरल अवेयरनेस की ज़रूरत है, लेकिन पैनिक क्रिएट नहीं करना है। ये जैसे अभी कोविड होके गया, कोविड एक ऐसी चीज़ थी कि उसके लिए पब्लिक अवेयरनेस की ज़रूरत थी कि एक से दूसरे को फैलेगा, दूसरे से तीसरे को, दिक्कत कर रहा था, हॉस्पिटल्स में बेड कमी पड़ रही थी। लेकिन यूरिक एसिड वाली प्रॉब्लम ऐसी है कि एक से दूसरे को नहीं फैलेगी, और अगर फैमिली में है भी तो फैमिली में भी इसका पेनिट्रेशन कोई बहुत हाई नहीं है। पेनिट्रेशन से मतलब वो होता है वो बीमारी कि जो अगर फादर को है तो बेटे के जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो अगर कोई ऐसा डिजीज़ होता है कि जिसकी फैमिलियल पेनिट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है कि अगर फादर को है तो बेटे को होने के 50% चांस है, जैसे कि HIV हो गया, बाकी और हाँ, HIV भी ऐसी चीज़ है कि अब उसको हम काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि उसका स्प्रेड होने के लिए बॉडी फ्लूइड एक्सचेंज होना ज़रूरी है। जी। लेकिन जैसे एनीमियाज होते हैं, थैलेसीमिया होता है जैसे, जो कि फैमिलीज में रन करता है कि अगर फादर को भी है, मदर को भी है, तो बेटे को या बेटी को होने के चांसेस ऑलमोस्ट 80% है। तो उस तरह की बीमारी नहीं है ये यूरिक एसिड। ओके। तो इसलिए अगर फैमिलियल टेंडेंसी भी है तो भी हम इसको बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं। बिल्कुल। एट लास्ट डॉक्टर, क्या कोई मैसेज आप हमारी ऑडियंस को देना चाहेंगे ताकि वो इस प्रॉब्लम से ज़्यादा अवेयर हो सकें, और अपने अगर वो इस तरह का कोई भी प्रॉब्लम फेस करते हैं तो आगे जाके उनको पता हो कि उनको क्या करना है? खास तौर से मैसेज उन लोगों के लिए है जो कि डेली अल्कोहल लेते हैं या नॉनवेज पे हेविली डिपेंडेंट हैं। अगर आपको कभी भी कोई पेन हो रहा है, एपिसोडिक पेन भी है, जैसे कि अगर फुट में पेन हुआ या एंकल में हुआ, बहुत सीवियर हुआ, उसको इग्नोर नहीं करें, अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं, अपना यूरिक एसिड लेवल चेक कराएं। और अगर आप अपना लाइफस्टाइल नहीं बदल सकते तो कम से कम आपको अपना स्ट्रेस लेवल कम रखना है और पानी ज़रूरत से ज़्यादा पीना है, ताकि अगर आप डेली डिपेंडेंसी है अल्कोहल पे या नॉनवेज पे तो भी आपकी बॉडी से यूरिक एसिड वॉश आउट होता है।
बिल्कुल, थैंक यू सो मच डॉक्टर हिमांशु। आज आपने हमें और हमारी ऑडियंस को गाउट के बारे में इतनी यूजफुल इन्फॉर्मेशन दी, एंड आई एम श्योर आज का सेशन उनको ज़रूर पसंद आया होगा, और हमारे लिए टाइम निकालने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स फॉर हैविंग मी हियर। आई एम श्योर आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा। अगर आज के एपिसोड में दी गई इन्फॉर्मेशन आपको हेल्पफुल लगी होगी तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल NBT लाइव को सब्सक्राइब करना ना भूलें।